नमस्कार, आपकी आवाज के इस दूसरे हिस्से में भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं सबीना तामंग देशमुख। आज छत्तीसगढ़ में छापे ही छापे पड़े। 9 भ्रष्ट अफसरों के 15 ठिकानों में एसीबी की सबसे बड़ी छापेमारी देखने को मिली। शिकंजे में 100 से ज्यादा अफसर आए। काले धन के कुबेरों का पूरा हिसाब किताब टटोला गया है और टटोला जा रहा है। ताबड़तोड़ छापेमारी ने भ्रष्टाचारियों को सुबह की पहली किरण के साथ ही हिलाकर रख दिया। भ्रष्टाचार पर चर्चा चाहे जितनी हो चुकी हो, लेकिन फिर भी आंकड़े चौंका देते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। 10 डीएसपी, 26 से ज्यादा इंस्पेक्टर, 100 से ज्यादा पुलिस वाले। जब एक साथ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैदान में उतरती है तो काली कमाई के कुबेरों की शामत आ जाती है। यह तस्वीर गवाह है इस बात की कि आखिर कैसे छत्तीसगढ़ में बेईमान अधिकारी भ्रष्टाचार के दलदल में अपना आशियाना बनाकर बैंक बैलेंस बढ़ा रहे थे। कैसे काली करतूतें काला धन बनकर उन पर बरसात कर रही थी। दरअसल छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी की। इतना कुछ मिला कि भ्रष्ट अधिकारियों की काली करनी पर से पर्दा उठ गया। 9 अधिकारियों के घरों पे और अन्य ठिकानों पे रेड हुई है, जिसमें जैसा उम्मीद थी उससे ज्यादा प्रॉपर्टी रिकवर हुई है, अनकवर की है। जितनी प्रॉपर्टी मिली है वो अब तक की हुई सबसे बड़ी रेडों में से एक रेड मानी जाती लायक ये रेड रही है। 15 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी ने पूरे छत्तीसगढ़ को सुबह की पहली किरण के साथ हिलाकर रख दिया। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, कोरबा, दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बस्तर, कोरिया, जांजगीर चांपा। बरसों से जनता को लूट रहे और राज्य की अर्थव्यवस्था को चूना लगा रहे 9 अधिकारियों की सुबह काजल से भी काली रही। लाखों रुपए कैश के साथ जमीन के कागजात बरामद हुए तो सुहानी सुबह छूमंतर हो गई। सवाल खड़ा हुआ कि क्या राज्य और केंद्र की बेहतरीन योजनाओं का फायदा यही भ्रष्टाचारी उठा रहे थे। एमएल पांडे के पास लगभग 1 करोड़ से अधिक राशि जमा होना अनुमानित है। इनके पास 15 एसबीआई के खाते, 6 यूनियन बैंक के खाते, 1 सेंट्रल बैंक का, 6 आईडीबीआई के, इतने सारे बैंक के खाते हैं। बैंकों में भारी मात्रा में पैसे भी जमा है, काफी ज्यादा है, जो थोड़ा आश्चर्यचकित बनाता है चीजों को। आइए अब आपको उन 9 भ्रष्ट अधिकारियों के नाम भी बताते हैं। दंतेवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष गंजीर, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सहायक संचालक अविनाश गुंजाल, कोरबा के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग के कार्यपालन अभियंता केएस चंद्रा, रायपुर से समाज कल्याण विभाग के एडिशनल डायरेक्टर एमएल पांडे, बिलासपुर से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता प्रदीप कुमार गुप्ता। इसके अलावा कोरिया के एसडीओ रामेश्वर प्रसाद साहू, बिलासपुर से सहायक खाद्य अधिकारी एके तंबोली, रायपुर से कृषि विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर सालिक राम वर्मा और जांजगीर के कोऑपरेटिव बैंक के नोडल अधिकारी श्रवण सिंह। अब कोई अधिकारी या इनका रिश्तेदार अवैध आय को सही करने में भी इनकी मदद करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन 9 भ्रष्ट अधिकारियों के काले धन का हिसाब किताब पूरी तरह टटोला जा रहा है। हालांकि इस बीच सियासी भूकंप आना भी तय था। सरकार की जो मंशा है बड़ी स्पष्ट है कि छोटी मछलियों के ऊपर छापे डालो, बड़े मगरमच्छों को छोड़ दो। यदि सरकार की मंशा भ्रष्टाचार को खत्म करने की है, दोषी अधिकारियों को पकड़ने की है, तो आखिर 14 वर्षों के कार्यकाल में ये सरकार किसी भी बड़े मंत्री, किसी भी बड़े अधिकारी को क्यों नहीं पकड़ सकी है? क्या जिन लोगों के यहाँ छापा मारने की कार्रवाई आज की गई है उस विभाग में वही भ्रष्ट है, सारे लोग ईमानदार हैं? पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक बढ़ता है तो कार्रवाई नीचे से ऊपर तक सबके ऊपर क्यों नहीं होती है? ये कांग्रेस का प्रश्न है। बीजेपी ने भी जुबानी तीर से कांग्रेस पर हमला बोला। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसमें कौन छोटा अधिकारी है? और एसीबी का रेड कोई छोटे आदमी के ऊपर पड़ता है क्या? एसीबी का रेड हमेशा बड़े अधिकारियों पे पड़ता है। अदालतों में चालान पेश हुए और अदालत से सजा भी अब मिलना प्रारंभ हो गई है। भ्रष्टाचारियों के हाथों में हमेशा
कपकपाहट रहे, इसके लिए ये किया जा रहा है। और निश्चित रूप से अब छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनेगा। बात सिर्फ इन 9 भ्रष्ट अधिकारियों की नहीं, बल्कि काले धन को समेटे बैठे हर उस शख्स पर से पर्दा उठाना जरूरी है जो छत्तीसगढ़ पर भ्रष्टाचार की कालिख पोत रहा है। रायपुर से सुदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो छत्तीसगढ़ क्या करप्शन का कटोरा बन गया है? यह सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जिस तरह की तस्वीर सामने आई है उसने ये तमाम चीजें सामने लाकर रख दी है कि अगर केंद्र या राज्य सरकार ये योजनाएं चलाती है तो क्या उन योजनाओं को ये भ्रष्ट अधिकारी पलीता लगा रहे हैं? कुछ खास सवाल यहां पर खड़े होते हैं जिन पर नजर डालना बेहद जरूरी है और इसी पर चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले सवालों पर नजर, क्या भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी? क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी शिकंजे में तो हैं, लेकिन कार्रवाई किस हद तक होगी और कब तक आखिर भ्रष्ट अधिकारी इसी तरह से प्रदेश को खोखला करते रहेंगे? कब तक ये भ्रष्ट अधिकारी जनता का पैसा लूटते रहेंगे? कैसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगेगी? क्योंकि वक्त वक्त पर जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो उम्मीद जरूर जगती है, लेकिन अगर सरकार की नाक के नीचे इतनी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है तो फिर ये तमाम सवाल उठने यहां पर लाजमी हो जाते हैं। खासतौर से क्या कागजी कार्रवाई ही रह जाएगी या फिर कोई कड़ी कार्रवाई इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर की जाएगी? क्योंकि बात सिर्फ इन 9 भ्रष्ट अधिकारियों की, अफसरों की नहीं है, बात उन तमाम भ्रष्टाचारियों की है जो जनता का पैसा लूट रहे हैं, जो सरकारी योजनाओं का फायदा अपने लिए उठा रहे हैं, जो सरकार की नाक के नीचे सिस्टम की ही मदद से अपना बैंक बैलेंस भर रहे हैं। और ये तमाम नाम आपके सामने हैं, वो 9 नाम जिनकी सुबह कुछ इस तरह से रही। आपको बता रहे हैं कि आखिर वो 9 नाम कौन से हैं जो इस वक्त शिकंजे में हैं। सुभाषगंजी जिला शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा के अविनाश गुंजाल, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सहायक संचालक हैं। एमएल पांडे एडिशनल डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग के एस चंद्रा कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कोरबा। और 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इंट्रोडक्शन यहां आपको दे देते हैं कि हमारे साथ 3 मेहमान जो हैं, आपको नाम बता देते हैं। नरेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बीजेपी नेता हैं। इसके अलावा आरपी सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मंजीत बल हमारे साथ में मौजूद है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे करते हैं नरेश गुप्ता जी, क्योंकि सत्ता आपकी है और अगर भ्रष्ट अधिकारी सत्ता की नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे थे जिसका खुलासा सुबह हुआ है, जो तस्वीर सामने आई, कितनी गलती या कितनी जिम्मेदारी सरकार की भी कि पता ही नहीं चलता कि कितने भ्रष्टाचारी पैदा हो रहे हैं। देखिए, आपको बताऊं, जो पता चलने पर ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और एक एक करके किसी भी भ्रष्टाचारी को इस प्रदेश में नहीं छोड़ा जाएगा। चुन चुन कर सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो उन्होंने सार्वजनिक धनों को अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लाया है या जो भ्रष्टाचार किया है उसको रिकवर करके जनहित पे पुनः लाया जाएगा। रिकवर तो किया जाएगा, लेकिन ये कोई आज या कल में तो भ्रष्टाचार की जड़ें नहीं जमी है। बरसों से ये लोग आप ही की योजना का फायदा उठा रहे होंगे, बरसों से जनता को इसी तरह से लूट रहे होंगे, लेकिन इतना वक्त क्यों लग जाता है? हम अप्रिशिएट करते हैं इस तस्वीर को, लेकिन एक लंबा वक्त लग रहा है। न जाने और ऐसे कितने भ्रष्टाचारी छत्तीसगढ़ में होंगे जो इसी तरह से अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं। देखिए, अब आपको बता दूं, अब बैंक बैलेंस बनाने का समय खत्म हो गया शबाना जी। अब वो दिन लग गए हैं। अभी एक एक करके हर व्यक्ति उस कटघरे पे खड़ा होगा और किसी व्यक्ति को स्पेयर नहीं किया जाएगा। चलिए ठीक है। आरपी सिंह जी, क्या वाकई अब भ्रष्टाचारियों के दिन लद गए हैं? इसे संकेत माना जाए इन तस्वीरों को जो लगातार सुबह से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और सवाल यही उठा रहे हैं कि आखिर किस तरह से भ्रष्टाचारी अपने जड़ जमा चुके हैं। हालांकि जो तस्वीर सामने आई है वो ये जरूर बताती है कि आप कितना भी गलत कर लीजिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं। देखिए, नरेश गुप्ता जी ने एक बात बहुत अच्छी कही संजना जी कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के दिन लद गए। सही है, उन लोगों के लद गए हैं जो कमाई करे वो सरकार को हिस्सा ना दे, मंत्रियों को हिस्सा ना दे, बड़े अधिकारियों को हिस्सा ना दे, उनके दिन लद गए हैं। उनके ऊपर कार्रवाई होगी, बाकी किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में
एक जानकारी हमने मांगी थी, मैं लेकर आया हूं, आपको बता देता हूं ताकि इस सरकार की कथनी और करनी क्या, असली चेहरा क्या है, आप भी जान जाए। हमने पूछा था कि 2 अप्रैल 2013 से लेके 29 मार्च 2016 तक कुल कितने छापे पड़े, कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितनों के खिलाफ सजा हुई। आंकड़े बड़े मजेदार हैं। कुल 152 मामलों में छापेमारी की कार्रवाई हुई, उसमें से 106 मामले अदालत में प्रस्तुत कर दिए गए और एक बड़ी भारी जो संख्या है जो लोगों को सजा मिली वो बता दूं मैं आपको, 152 में से 3, और वो 3 कौन बड़े अधिकारी थे वो भी आपको बता देता हूं। 2 प्रधान आरक्षक, 1 पटवारी। तो ये सरकार जो है किनको भ्रष्ट मानती है, नहीं, यही विडंबना भी नजर आती है सिस्टम की हमें कि हमें दूसरी जानकारी भले ही शिकंजे में तमाम भ्रष्टाचारी आ जाते हैं या बेईमान आ जाते हैं, लेकिन जब सजा की बात आती है, इसलिए सवाल हमारा पहला यही था कि क्या इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिलेगी। आपके पास जरूर आएंगे, डॉक्टर मंजीत बल भी हमारे साथ मौजूद है। मंजीत जी, आपको लगता है समाज की ये बहुत दिल को कचोटने वाली तस्वीर है, इसे 2 तरीके से देखने की जरूरत है कि भ्रष्टाचारी शिकंजे में तो आते हैं लेकिन इतने लंबे वक्त के बाद तब तक ये जनता का पैसा लूट चुके होते हैं, तब तक ये केंद्र और राज्य की जो तमाम योजनाएं हैं उसका फायदा उठा चुके होते हैं। जी बिल्कुल, ये स्थिति इतनी गंभीर और संवेदनशील है। सबसे बड़ी बात है अभी भी वर्तमान में, जैसा कि आरपी सिंह जी ने जो आंकड़े दिए हैं कि बहुत नीचे तबके का एक जो कर्मचारी होता है वो पकड़ में आता है, लेकिन वो अधिकारी हैं जो योजनाओं का पैसा, और जैसे सबसे अधिक जो समाज कल्याण के एडिशनल डायरेक्टर के घर में पे मिला 50 करोड़ की संपत्ति। समाज कल्याण ऐसा विभाग है जहाँ पे जो डिसेबल्ड होते हैं उनको सुविधाएं दी जाती है, वृद्धों को सुविधाएं दी जाती हैं, या जो थर्ड जेंडर के लोग हैं उनको सुविधाएं जाती है। आप समझ सकते हो समाज का ये वंचित वर्ग है, इनकी योजनाओं के पैसे को किस तरीके से भ्रष्टाचार में बदला जाता है। बहुत सरल है कि योजनाओं के पैसे तभी उनको मिलते हैं जब वो हाथ जोड़ के उसका कुछ हिस्सा वापस करते हैं, लेकिन इसमें अकेले एक अधिकारी शामिल नहीं हो सकता। ये संभव ही नहीं है कि एडिशनल डायरेक्टर कुछ करता रहे और ऊपर मंत्री जो बैठे हुए हैं ये सारे लोग आराम से बिना जाने देखते रहे और उनको ये पता न चले। ये तभी संभव है कोई अधिकारी, किसी विभाग का इतना उच्च अधिकारी कुछ भ्रष्टाचार कर रहा है जब कोई बड़ा वहां उस विभाग का मंत्री उसमें शामिल हो। और आप सोचिए कि मंत्री तो प्रतिनिधि होता है उस जनता का जिसके लिए वो काम करता है, और वो जनता के पैसे खा रहा है। हमको अधिकारी दिखता है, अधिकारी एक माध्यम है, लेकिन वास्तव में पैसे जो खा रहे हैं वो यहाँ के जो मंत्री हैं वो खा रहे हैं, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इन्होंने छापों की कार्रवाई के नाम पर जब सामने नहीं आता के घरों में छापे, तो फिर बार बार यही तस्वीर सामने आती है और फिर हम कहते हैं कि कार्रवाई होगी और तस्वीर यहाँ पर जरूर बदलेगी। नरेश गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि बात सिर्फ 9 भ्रष्टाचारियों की नहीं है, बात यहाँ पर हर उस भ्रष्टाचारी की है जो लंबे वक्त से भ्रष्टाचार कर रहा है, बेईमानी की हद पार कर चुका है, अपना बैंक बैलेंस तगड़ा कर चुका है, लेकिन एक सिस्टम है जो सोया हुआ है, क्योंकि अगर हर तबका हर तरह से चारों तरफ से सब एक्टिव होंगे, सब जागरूक होंगे, पूरी तरह से मॉनिटरिंग होगी, तो शायद भ्रष्टाचारियों के सिर इस तरह से ऊंचे नहीं होंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, मिसेस बल ने जो कहा है ये वो सॉरी, तो उस पर मैं बता देता हूं कि ये असत्य कथन है। ऐसा कोई भी आप आरोप कहीं भी नहीं लगाएं। कुछ आप अपनी मर्यादा और अपनी सीमाओं को समझकर आरोप लगाएं। आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्तर के लोगों को आप ऐसा कहीं आप सीधे आरोप नहीं लगाएं। यदि है तो आप जाके उसको चैलेंज करिए। मेरा आपको ओपन चैलेंज है, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप जाइए। अरे किया होगा ना, बट यू कांट जनरलाइज इट, यू कांट जनरलाइज इट। उन्होंने चैलेंज किया होगा ना, तो किया, उसका डिसीजन तो आने दीजिए। आप जज नहीं हैं, आप जज नहीं हैं। हमने भी चैलेंज किया। आप जज नहीं हैं। जो माल खाया है ना, गुस्सा का जो माल खाया गया है, आप जज नहीं है, आप जज नहीं है सिंह साहब, आप जज नहीं है। 7 करोड़ की लेन देन हुई है, हमने भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया। आप चैलेंज करो ना, आप जज नहीं बनो, आप जज नहीं बनो, आप जज नहीं बनो। आपको बता दूं, 120 करोड़ रुपए की संपत्ति एक विधायक के पास मिलती है सत्तारूढ़ दल की। ये स्थिति है। आप सिस्टम ना बताइए छत्तीसगढ़ में किस विधायक के पास 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए की संपत्ति बेंगलोर के बताइए कांग्रेस पार्टी के विधायक के यहाँ मिला 120 करोड़ की संपत्ति। प्रदेश के किस विधायक के पास मिला, मैं चुनौती देता हूँ। मैंने जो बोला उसको सुन लीजिए। 120 करोड़ की आधार
संपत्ति कर्नाटक के कांग्रेस के विधायक के घर से आयकर विभाग ने सर्च करी है। आप नाम बताइए। मैं बता रहा हूँ, बेंगलोर में आप पता लगाइए किसके यहाँ गया है। बेंगलोर की बात बाकी राज्यों में क्यों जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ बैठे हुए हैं ना, हम तो छत्तीसगढ़ पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, आखिर वो करप्शन का कटोरा क्यों बन रहा है? मुद्दा यही है। एक दूसरे के पास में गेम फेंकने से काम नहीं होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। अब तीनों हमारे साथ बने रहिएगा।